हेलो एवरीवन, मैं गजेंद्र सुमन स्वागत करता हूं आप सभी का एलएस एजुकेशन पॉइंट में। आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम सोल्व करने वाले हैं बहुत ही रोचक डेरिवेशन और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण डेरिवेशन को, जिसका नाम है विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत द्विध्रुव के विषुवतीय तल में स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आइए इसको अब बहुत ही अच्छे तरीके से समझते हैं। यहाँ पर आपको एक विद्युत द्विध्रुव ए बी दर्शाया गया है। इसके दोनों आवेश हैं -q और +q। ओके, इस विद्युत द्विध्रुव की लंबाई यानी कि दोनों आवेशों के बीच की दूरी है 2a। ये विद्युत द्विध्रुव का केंद्र है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी a और यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी a। इस विद्युत द्विध्रुव का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है p वेक्टर और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा किधर होती है? -q से +q की ओर। ओके, विद्युत द्विध्रुव के अक्ष के लंबवत, विद्युत द्विध्रुव के अक्ष के लंबवत केंद्र से गुजरने वाली रेखा कहलाती है इसका निरक्ष। तो इस विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर केंद्र से r दूरी पर एक पॉइंट लिया P। इस P पॉइंट पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले देखें आप, ये डिस्टेंस -q आवेश से बिंदु P की दूरी कितनी होगी? ये है r, ये है a। तो पाइथागोरस प्रमेय से ये जो डिस्टेंस होगी वो कितनी हो जाएगी? r² + a² का स्क्वायर रूट। ठीक ऐसे ये वाली दूरी भी कितनी हो जाएगी? r² + a² का स्क्वायर रूट। अगर ये वाला कोण थीटा है तो ये वाला कोण भी कितना हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। सॉरी, ये वाला कोण थीटा है तो ये वाला कोण कितना होगा? थीटा होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये दो समांतर रेखाएं हैं, इनको एक तिर्यक रेखा काटती है तो ये दोनों एकांतर कोण बन रहे हैं और ये दोनों बराबर हो जाएंगे। ये वाला थीटा है तो ये वाला कोण भी कितना होगा? थीटा होगा, क्योंकि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो एक ही ओर बनने वाले कोण यानी कि संगत कोण बराबर होते हैं। ओके, अब देखो इसको आगे सोल्व करते हैं। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर तीव्रता कितनी होती है? E = kq/r²। ओके, तो -q आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता कितनी होगी? EA कितनी मान रखिए? EA ये होगी kq/r² + a² का स्क्वायर रूट, इसका होल स्क्वायर। ओके, तो कितना आंसर आया अपने पास? kq/r² + a²। ये है आपके पास समीकरण 1। अब देखो -q आवेश के कारण तीव्रता की दिशा किधर की ओर होती है? पास की ओर। तो E वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वो इधर की ओर होगी। ओके, इसी प्रकार +q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आ जाएगी? kq/r² + a²। ये है आपके पास समीकरण 2। अब देखो इन दोनों विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं के परिमाण तो कैसे हैं? समान हैं, लेकिन यहाँ से आप देख पा रहे हैं इनकी दिशाएं कैसी है? अलग अलग है। अब इनको हम घटकों में वियोजित करेंगे। कौन से घटक? समकोणीय घटक या क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर घटक। तो हमने क्लास 11 में पढ़ा था, अगर कोई सदिश ए वेक्टर जो कि एक अक्ष से थीटा कोण पर है तो इसके घटक करते हैं तो अपने को किस प्रकार से मिलते हैं? ये वाला घटक मिलता है a cos थीटा, मतलब जिस अक्ष से कोण बन रहा है उसकी दिशा में घटक किसके साथ आता है? कोस के साथ, और ये वाला घटक बनेगा a sin थीटा। ओके, तो यहाँ पर ए वेक्टर के घटक करें तो इधर वाला घटक तो आएगा a cos थीटा और ये घटक आएगा a sin थीटा। ऐसे ही EB वेक्टर के घटक करें तो ये वाला घटक तो आएगा EB cos थीटा और ये वाला घटक आएगा EB sin थीटा। अब देखो EA और EB दोनों का परिमाण समान है, तो यहाँ पर EA sin थीटा और EB sin थीटा इन दोनों के परिमाण कैसे होंगे? एक जैसे होंगे, लेकिन इनकी दिशाएं कैसी है? विपरीत है। तो ये दोनों एक दूसरे को निरस्त कर देंगे और इनके क्षैतिज घटक EA cos थीटा और EB cos थीटा दोनों एक ही दिशा में होने के कारण जुड़ जाएंगे। तो बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आएगी? क्योंकि P निरक्ष पर है तो इसको मैं लिख रहा हूँ E निरक्ष बराबर EA cos थीटा + EB cos थीटा। ओके, अब देखो यहाँ पर EA और EB दोनों बराबर हैं। ए और ई बी दोनों बराबर हैं,
तो ई बी की जगह भी मैं ई ए लिख सकता हूँ। तो इसको क्या लिखूंगा मैं, 2a cos थीटा। अब देखो ई ए की वैल्यू कितनी है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू है, ई ए की। अब कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण। कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण। इस ट्राइंगल में देखिए आप, तो कोस थीटा बराबर क्या करेंगे अपन, आधार बट्टे कर्ण। तो थीटा एक सामने पूछा, ये तो लंब होती है, ये है आपका आधार और ये है आपका कर्ण। तो कोस थीटा बराबर आधार बट्टे कर्ण, आधार है ए और कर्ण है आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ओके, अब देखो स्क्वायर रूट मतलब घात कितनी है, आधी है। घात कितनी है, आधी है। अब देखना मैं इसको कैसे लिख रहा हूं, के क्यू, 2 को ए के साथ लिखा 2a। अब देखो यहां से आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की घात है 1, यहाँ है आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की घात आधी, मतलब आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की घात कितनी हो जाएगी, 1.5, यानी कि 3/2 हो जाएगी। भाई आधार समान होता है तो गुणा में घातें जुड़ती हैं। तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की घात यहाँ पर 1, यहाँ आधी, तो कितनी होगी, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की घात 3/2 हो गई। अब देखो यहाँ पर q इंटू 2a, q इंटू 2a किसके बराबर होता है, p के बराबर, जो कि है यहाँ पर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। p क्या है यहाँ पर, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो ई निरक्ष का जो माना है अपने पास वो कितना है, के पी अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। ओके, लेकिन अपने को पता है जो विद्युत द्विध्रुव है उसके दोनों आवेशों के बीच की दूरी बहुत ही कम होती है। तो यहाँ पर हम इसका सन्निकटन कर सकते हैं। कैसे करेंगे इसको, यदि आर स्क्वायर 2 ग्रेटर देन ए स्क्वायर हो तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को आप लगभग बराबर आर स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इस केस में आपका जो ई निरक्ष आ रहा है वो क्या आएगा, के पी अपॉन, देखो इसको आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को क्या लिखा, आर स्क्वायर लिखा, आर स्क्वायर, इसकी पावर कितनी है 3/2। जब पावर के ऊपर पावर होती है तो मल्टीप्लाई होती है, तो इसको मल्टीप्लाई करने पर 2 से 2 कट जाएगा एक बार। तो ई निरक्ष की वैल्यू कितनी आएगी, के पी अपॉन आर क्यू। ई निरक्ष की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास, के पी अपॉन आर क्यू। तो ई निरक्ष किसके बराबर हो जाएगा, के पी अपॉन आर क्यू के बराबर हो जाएगा। ओके, अब देखो आप यहाँ पर इसको सदिश रूप में हम किस प्रकार से लिखेंगे, इसको सदिश रूप में हम किस प्रकार से लिखेंगे। तो इसको सदिश रूप में लिखें तो ई निरक्ष बराबर लिखेंगे माइनस के पी वेक्टर अपॉन आर क्यूब। ई निरक्ष बराबर लिखेंगे माइनस के पी अपॉन आर क्यूब, और यहाँ पर जो के की वैल्यू है वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी कि 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर पी वेक्टर तो इस दिशा में है और ई निरक्ष वेक्टर इस दिशा में है, दोनों परस्पर विपरीत दिशा में होने के कारण यहाँ पर अपन ने माइनस लगाया है। ओके, अब देखो यहाँ पर अगर ई अक्ष और ई निरक्ष की बात करें, अगर ई अक्ष और ई निरक्ष की बात करें तो ये दोनों प्रति समांतर होते हैं, मतलब विपरीत दिशाओं में होते हैं। इनके बीच का कोण कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अगर ई निरक्ष और पी वेक्टर की बात करें तो ये दोनों भी परस्पर विपरीत दिशा में होते हैं या प्रति समांतर होते हैं, और इनके बीच का कोण कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा में होती है, जबकि विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के विपरीत दिशा में होती है। अगर बात करें ई अक्ष, तो ई अक्ष का जो परिमाण है वो 2ई निरक्ष के बराबर होता है। ई अक्ष का जो परिमाण है वो किसके बराबर होता है, 2ई निरक्ष के बराबर होता है। देखो यहाँ अगर इसको 2 से गुणा कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, ई अक्ष मिल जाएगा। तो अक्ष पर तीव्रता निरक्ष पर तीव्रता की कितने गुना होती है, 2 गुना होती है। अगर इनको वेक्टर फॉर्म में लिखें
तो यहाँ पर माइनस लगा देंगे। इसका मतलब क्या है, अक्ष पर तीव्रता और निरक्ष पर तीव्रता विपरीत दिशाओं में होती है और अक्ष पर तीव्रता का परिमाण निरक्ष पर तीव्रता के परिमाण का 2 गुना होता है। ओके, अगर आप ई अक्ष और ई निरक्ष का अनुपात निकालते हैं तो अक्ष पर तीव्रता निरक्ष पर तीव्रता की 2 गुना होती है, तो ये आएगा आपका 2:1। और आप ई निरक्ष अनुपात ई अक्ष निकालते हैं तो ये आएगा आपका 1:2। ओके, थैंक यू।